फ्रेंच रेवोल्यूशन। गुड मॉर्निंग। इसके बारे में कुछ पहले सुना हुआ? नोट्स इज नॉट रिक्वायर्ड, नोट साइड पे कर सकते हो, बस सिर्फ समझना है। कुछ पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आपको? और क्यों हुआ था ये? लुइस 16 के टाइम पे हुआ था। ठीक, पब्लिक के पास। अच्छा, और कुछ? कौन कौन सी? हाँ, नोबल। हाँ जी, बोलो। मतलब? हाँ, नहीं। और कुछ? हाँ भाई, दसो। एनीथिंग, कुछ भी सुना हो ऑनलाइन ऑल्सो? एनीथिंग यू नो अबाउट, हर्ड अबाउट दिस फ्रेंच रेवोल्यूशन? क्यों हुआ? कहाँ पे हुआ था ये? इतना तो ठीक है। चलो, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड दिस इज वन टॉपिक डिस्कस स्पिल इफेक्ट। आई मीन्स आपको हर जगह पे ये फ्रेंच रेवोल्यूशन आता ही रहेगा, मल्टीपल टाइम्स इट विल कीप ऑन कमिंग, क्योंकि इसका बेस, इसका एसेंस जो है वो पूरे का पूरा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। रेवोल्यूशन शब्द का मतलब तो आपको पहले ही बताया जा चुका है, जब अमेरिकन रेवोल्यूशन में बताया था, लार्ज स्केल फंडामेंटल चेंजेस। और वही चेंजेस कहाँ पे हो रहे हैं? फ्रांस में हो रहे थे। लेकिन जिस तरीके से हमने कॉजेज ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन करा था, उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ तो करना पड़ेगा। देयर विल बी सम सर्कमस्टांसेस दैट मस्ट हैव लेड टू। अभी तो रिवोल्ट करना ही पड़ेगा, अगर अब रिवोल्ट नहीं किया तो फॉर एग्जाम्पल उसका कोई फायदा नहीं है। Therefore, it comparatively becomes important that we need to know what were the circumstances that were there. And French Revolution, time and again, first class ये बोल रहा हूँ मैं, जब हमने वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू करी थी, it is very very important. Why? Because this French Revolution will be completely leading to a transformation, not only in France but whole of Europe. पूरे के पूरे यूरोप में ही फॉर एग्जांपल इसका पूरे का असर देखने को पड़ेगा। और क्योंकि पूरे का पूरा अगले वाली राजनीति जो भी डेवलपमेंट्स इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हो रही होंगी, दैट विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज दैट वुड बी कमिंग अप फ्रॉम फ्रांस। और खास करके उसके बाद हम नेपोलियन एक अलग से टॉपिक करेंगे। ही विल बी प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर एग्जांपल इम्प्लीमेंटिंग द रिफॉर्म्स, या कुछ भी जो भी हम किया जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ? नेपोलियन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, देन नेपोलियन, उसी के चलते हुए कुछ और रिवोल्ट्स होंगे, उसी के चलते हुए यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जर्मनी होगा, और उसी के चलते हुए वर्ल्ड वॉर 1 होगा। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कुछ हुआ तो फिर वर्ल्ड वॉर 2 होगा। मीन्स एवरीथिंग हैज अ रूट दैट इज एसोसिएटेड ओवर हियर। देयरफॉर French Revolution is one of the most important development in the modern phase that has a huge spillover effect। and खास करके जब हम यूरोप का पॉलिटिक्स देखते हैं तो पूरे का पूरे यूरोप के पॉलिटिक्स ही फॉर एग्जांपल चेंज हो जाता है। Therefore, you should be well aware of the ideas that are taking place in French Revolution। क्यों हुआ और किस तरीके? This is one revolution। यहाँ पे आपको आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिलता है। आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल वर्ड है, आपकी आइडियोलॉजी चेंज हो गई है। इट कुड बी एनी सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनिशियल फेज में आप कुछ चाहोगे, बाद में कुछ चाहोगे, फिर कुछ चाहोगे, फिर कुछ और मिल जाएगा। तो कहाँ का ऐसा लगेगा? आप किंगशिप को हटाना नहीं चाह रहे थे, दे वांटेड दैट किंगशिप शुड कंटिन्यू, लेकिन फिर भी रिपब्लिक क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? फिर भी डायरेक्टरी क्यों आया? उसको हटा के फिर से किंगशिप आ गया। जहाँ से शुरू किया था बैक टू स्क्वायर वन, नेपोलियन आके फिर वहीं आ जाएगा। इम्प्लीमेंटिंग इज ऑल आइडियाज कि मेरे भाई बहन ही अलग अलग राजाओं या अलग अलग देश के गद्दे के ऊपर बैठे। तो यहाँ से शुरू किया था, इट विल बी लीडिंग टू बैक टू स्क्वायर वन। बट द रिफॉर्म्स दैट वर देयर, द सर्कमस्टांसेस दैट वर देयर। जब सर्कमस्टांसेस की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, these circumstances were almost similar in whole of Europe। लेकिन फिर भी सिर्फ फ्रांस में क्यों रिवोल्ट हुआ, दूसरी जगह पे क्यों नहीं हो पाया? दिस विल बी अनदर टॉपिक दैट वुड बी नेपोलियन। ही इज नोन एज चाइल्ड ऑफ रेवोल्यूशन, हेयर ऑफ रेवोल्यूशन, या ही वाज बोर्न आउट ऑफ रेवोल्यूशन, या ही सेड आई एम द रेवोल्यूशन। इन तीनों में क्या फर्क है?
इज हेयर टू द रेवोल्यूशन, बॉर्न आउट ऑफ रेवोल्यूशन एंड आई एम रेवोल्यूशन, तीनों अलग अलग स्टेटमेंट हम वहां पे करेंगे. नदर कुड बी रिफॉर्म्स ऑफ नेपोलियन, नदर कुड बी कॉन्टिनेंटल सिस्टम दैट वुड बी देयर, जो नेपोलियन था, एंड व्हाई नेपोलियन फेल, या उसका फेलियर या फॉर एग्जांपल डिक्लाइन कैसे हुआ. तो जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं, इट हैज अ मल्टीपल टॉपिक्स दैट आर टू बी कवर्ड. तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लंबा टॉपिक भी है, 2-3 दिन लगेंगे इसको करने के लिए, बिकॉज ऑफ द इम्पॉर्टेंस दैट दिस टॉपिक बेसिकली हैज. नो, एक बैकग्राउंड है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन दैट टुक प्लेस इन होल ऑफ यूरोप एंड दैट चेंज्ड द कोर्स ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री फ्रॉम हियर ऑन. द रेवोल्यूशन बेसिकली टुक प्लेस इन 1789. हमें एक बैकग्राउंड हम बिल्डअप करेंगे कि क्यों रेवोल्यूशन हुआ, व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस, क्या इस रेवोल्यूशन को अवॉइड किया जा सकता था, फॉर एग्जांपल किस तरीके से किया जा सकता था. देयरफॉर वन बाय वन वी विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट्स दैट आर देयर. तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिक्स. पॉलिटिकल कॉजेज दैट आर देयर दैट लेड टू रिवोल्ट. पहला कि हमें पता होना चाहिए कि डायनेस्टी कौन रूल कर रही है, कौन सी. इट वाज बॉर्बन डायनेस्टी दैट वाज रूलिंग. बिस्किट भी आते हैं ना, हाँ आते हैं भाई, इसमें क्या है. इट वाज एक और डायनेस्टी, ऑरेंज डायनेस्टी, ठीक है, अलग अलग डायनेस्टीज हैं, चलो ठीक है. तो हमें अपने आप को यहाँ तक ऑरेंज डायनेस्टी जब कांग्रेस ऑफ वियना तो उस टाइम पे ऊपर करेंगे. बॉर्बन डायनेस्टी वाज बेसिकली रूलिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. अब इनके राजाओं के नाम याद रखने की भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, एक ही होता है, लुइस 13, 14, 15, 16, 4 राजे कवर्ड, ठीक है. तो यहाँ पे हमारा तो अलग अलग नाम होते हैं ना सबके, इनके पास 13, 14, एक 13 है, एक 14 है, एक 15, एक 16, 17, 18, ऐसे ही चलता रहेगा. तो मतलब इससे पहले भी तो अगर 16 है तो 1 से 16, 15 भी तो होंगे. तो यहाँ पे राजाओं के नाम याद रखने की यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री में इतनी प्रॉब्लम नहीं है. कई बार बस 13, 14, 15 नाम बदलते रहते हैं पीछे और वही नाम रखते रहते हैं. नॉर्मली द सर्कमस्टांसेस दैट वर देयर इन फ्रांस, the similar circumstances prevailed in other countries of Europe also, other states of Europe also. जैसे यहाँ पे बॉर्नबॉट डायनेस्टी रूल कर रही है, वहां पे कोई और कर रही होगी. तो कहने का मतलब क्या हुआ, इट इज द मोनार्कियल सिस्टम दैट वाज प्रिवेलिंग, द मोनार्की दैट वाज प्रिवेलिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. एंड मोनार्की कैसी थी, द डायनेस्टी वाज सो स्ट्रॉन्ग, बॉर्बन डायनेस्टी, दैट इन्होंने मोनार्की को क्या बोला था, इट इज डिवाइन ओरिजिन. इसका मतलब क्या होता है, ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन द अर्थ. क्या अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन द अर्थ है, कैन यू चैलेंज दैट पर्सन? नहीं, भगवान ने भेजा हुआ, भगवान का बंदा जो यहां पे रूल करे. और ये डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप इंडिया में भी तो था, हमारे भी तो एंशिएंट टाइम से चल रहा था, उन्होंने बाद में भी फॉर एग्जांपल उसको कंटिन्यू करने की कोशिश भी करेगी. उसी तरीके से यहाँ पे भी चल रहा था कि राजा के पास दैवी शक्तियां हैं और उस दैवी शक्तियों के पास ही फॉर एग्जांपल चलता रहा. अगर राजा के पास दैवी शक्तियां, वो किसी की बात सुनेगा, एज सिंपल एज दैट. तो मोनार्की कैसी होगी, इट विल बी एन एब्सोल्यूट मोनार्की that will prevailing. अब एक बैकग्राउंड में समझने की कोशिश करो. there will be different kings that would be there, और वहां पे फॉर एग्जाम्पल पूरी की पूरी एब्सोल्यूट पावर है, that is unquestioned power that was there at that particular point of time, and therefore absolute power है means it is centralized system that has been there. तो उसी को सेंट्रलाइजेशन हो गया. therefore अगर मोनार्की की बात करते हैं, एब्सोल्यूट है, डिवाइन है, और फॉर एग्जाम्पल सेंट्रलाइज्ड पावर दैट इज देयर. सेंट्रलाइजेशन होना अच्छी बात है कि बुरी बात है, That totally depends. अगर अच्छी बात इसलिए है बिकॉज एक ही बंदा अब डिसीजन इजिली कंपेरेटिव लिया जा सकता है. बुरी तब हो जाती है जब राजा वीक निकल जाए. फॉर एग्जाम्पल अगर सेंट्रलाइज पावर है दैट डिमांड्स, इसका ऑटोमेटिक रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. अगर आपको सेंट्रलाइज पावर है दैट डिमांड्स अ किंग ऑफ एन एक्सेप्शनल कैपेबिलिटी. सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जैसे आजकल जैसे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, लेकिन मोदी खुद भी तो कैपेबल है, इज कंपेरेटिवली कैपेबल. फॉर एग्जांपल 18, 19, 20 घंटे तो काम करता ही है. तो वो अगर इसलिए वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को इंप्लीमेंट करने को भी कामयाब हो रहा है. लेकिन इसकी जगह पे कोई और बंदा होता तो जो 18 घंटे काम नहीं कर रहा, 15 घंटे या 20 घंटे नहीं काम कर रहा, तो वहां पे इट इज इंपॉर्टेंट. सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज नॉट बैड, but that for a dynasty, but that demands and king of an exceptional ability. The king, for example, अब ये centralization of power आई कैसे? That is completely equally important. Normally, what were the circumstances that were prevailing in France? जल्दी आओ, समझ नहीं आए. Circumstances that were prevailing in France, that there was a state general.
स्टेट जनरल क्या, जैसे पार्लियामेंट है हमारा, उसके लिए क्या शब्द वो यूज करते हैं, स्टेट जनरल, तो वो स्टेट जनरल था। तो वहां पे देयर वर 3 इंपॉर्टेंट स्टेट्स दैट वर देयर। एक था फॉर एग्जांपल 3 हाउसेस थे, आप ऐसे लगा लो, ठीक है। एक था फॉर एग्जांपल जो क्लर्जी वाले थे उनका, जो बाबा वाले थे, एक था नोबल्स का, और फॉर एग्जांपल एक कॉमनर्स का, आम लोग थे। एंड तीनों के इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स होते थे। कितने हैं हाउस, फॉर एग्जांपल कितने हैं, 3। फॉर एग्जांपल 100 इसमें है, 100 इसमें है, 100 इसमें है। एंड द डिसीजन विल बेसिकली बी टेकन बाय अ मेजॉरिटी। तीनों हाउसेस अलग अलग बैठेंगे, अपना अपना डिसीजन लेंगे। मेजॉरिटी का मतलब क्या हो गया, 2:1। जिधर 2 ने मान दिया, पहला दूसरा 3 हाउसेस हैं। पहला क्लर्जी मीन्स जो हाई क्लास पीपल हैं, जो रिच क्लास पीपल है, जो बाबा वाले लोग हैं उनको बोलते हैं। नोबल्स मीन्स जो नोबिलिटी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर रहे हैं। एंड थर्ड इज बेसिकली द कॉमनर, जो आम लोग हैं। अब आम लोगों में कौन कौन आते हैं उसमें, फॉर एग्जाम्पल बुर्जुआ क्लास आ जाएगी, जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास वाले लोग आ जाएंगे, या फॉर एग्जाम्पल लेबरर्स, आर्टिसंस, पीजेंट्स, ये सभी के सब लोग फॉर एग्जाम्पल बुर्जुआ एंड प्रोलेटेरिएट क्लास, तो हम आगे करेंगे। यहां पे आप सिर्फ इतना समझो कि पार्लियामेंट को क्या बोलते थे, स्टेट जनरल। कितने हाउसेस होते थे, जैसे हमारे 2 हैं उनके 3 होते थे, ऐसे सिंपल है, समझ लो, ठीक है। लेकिन डिसीजन, द 3 बॉडीज विल बी सिटिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, और वहां पे जो 2:1 के ऊपर डिसीजन लिया जाएगा कि तुम्हारा क्या डिसीजन है, तुम्हारा क्या है, जो मेजॉरिटी वो इंप्लीमेंट कर दी जाएगी। इतना क्लियर है सबको। नाउ व्हेन किंग, एक बात इसको ध्यान में रखना, देयर इज एक्सेप्शनल पावर, द किंग हैज बीन देयर। अब ये एब्सोल्यूट मोनार्की कैसे बन पाई थी, या सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कैसे बना था। Louis XIII was there, he was the king, and his prime minister Cardinal Richelieu, he was there. अब ये 2 लोगों ने क्या किया, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को इंप्लीमेंट किया। इंप्लीमेंट कैसे किया, इट वॉज ड्यूरिंग इस टाइम दैट गन पाउडर का यूज कंपेरेटिवली काफी ज्यादा होने लग गया था। इससे पहले बहुत कम यूज होता था, अब कंपेरेटिवली गन पाउडर का यूज हथियारों के टाइम में कंपेरेटिवली काफी ज्यादा हो गया था। अब वाई दिस गन पाउडर वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको बार बार मैं बोल रहा हूं। इससे पहले क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एम्पायर ऑफ यूरोप। आपके जो वहां पे लोकल लैंडलॉर्ड्स थे या जो भी ऑफिसर है, इनकी ड्यूटी क्या होती है, वही जो इंडिया में ड्यूटी है वही रहेगी, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस दैट हैज बीन देयर। नॉर्मली होगा। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है तो वहां पे क्या, यू नीड गुड अमाउंट ऑफ आर्मी ऑल्सो, तो आर्मी को भी मेंटेन करेंगे, और जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल वो टैक्सेस को भी कम करें। अब जिस इनके पास हथियार भी तो होने चाहिए, देखो पहले एक सिंपल हथियार होते थे, अब आ गया गन पाउडर। अब आपको तलवारों से लड़ने की जरूरत नहीं है, दूर से गोली मारेंगे, बम मारेंगे, आपको मार देंगे, बम का गोला फेंक देंगे। तो वहां पे क्या हुआ, अब इनको बोला भाई कोई बात नहीं, तुम अपनी आर्मी छोड़ो। राजे ने क्या बोला, आई एम अ वेरी कैपेबल पर्सन, माई प्राइम मिनिस्टर रिचर्ड कैपेबल इज ऑल्सो वेरी कैपेबल, रिचेल्यू इज ऑल्सो वेरी कैपेबल, कार्डिनल रिचेल्यू, वो दोनों के दोनों कैपेबल निकल गए। और दोनों कैपेबल है, इन्होंने सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर वहां पे इंप्लीमेंट कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गन पाउडर ने। अब इनके पास क्या था, आपके पास पावर भी थी प्लस आपके पास क्या थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर भी है कि आपके पास डंडा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यू हैव टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड फॉर एग्जांपल इंप्लीमेंट कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू। अब इन्होंने प्लस कार्डिनल रिचेल्यू, इन दोनों ने सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर इंप्लीमेंट कर दिया। इस जब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इंप्लीमेंट क्या कर दिया, इनकी पावर्स रखी, यू कंटिन्यू विद योर पावर्स, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू वो अब छोड़ दो, वो हम खुद कर लेंगे। अब आपके पास सिर्फ पावर है, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पड़ती, आपको सिर्फ ऐश करनी है और कुछ नहीं है। तो लेकिन अगर इसको इंप्लीमेंट करके रखना है, यू नीडेड अ किंग ऑफ एन एक्सेप्शनल एबिलिटी। क्यों, जैसे इनको मौका मिलेगा ये दे विल ट्राई टू रेज देयर हेड। जब तक इनके पास दबदबा मेंटेन है वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा दे विल ट्राई टू, नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत है, सही है। Louis XIII implemented this design of centralization of the power to a great extent. Louis XIV कंपेरेटिवली ठीक राजा था लेकिन बहुत ज्यादा कैपेबल नहीं था। लुइस 15 उससे भी निकम्मा निकल गया। एंड लुइस 16 ने कमाल ही कर दिया। He was under the control of his wife Mary Antoinette.
अब उसके कंट्रोल में था और उसकी वाइफ किसी और के कंट्रोल में थी। यहां पे आ गई प्रॉब्लम, ये यहां पे भी प्रॉब्लम हुई थी और ये प्रॉब्लम रशिया में भी होगी, बाद में हम करेंगे रशियन रेवोल्यूशन। तो वो किसी और के कंट्रोल में था, उसकी वाइफ किसी और। चलो कमिंग बैक, अरे रियलिटी बता रहा हूं। चलो, लुइस 16 ही वाज वीक एंड फ्रेवलेस किंग। एक आप निकम्मे भी हो और आप अयाश भी हो, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? यू विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू मेंटेन द कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक रिसोर्सेज and how the use of the economic resources that has to be done comparatively will be playing a very important role. अब यहाँ पे नॉर्मली हमारी एक सिंपल सा बात को समझने की कोशिश करते हैं। टैक्स सरकार कितना लगाएगी हमारे ऊपर? मोदी गवर्नमेंट कितना टैक्स लगाएगी? अपनी मर्जी है, कितना भी लगा सकती है या कुछ सोच के लगाएगी? कम से कम कहने को तो सोच के लगाएगी। क्या सोच के लगाएगी? हैं? इनकम नहीं, और कुछ। इनकम जैसा ही कुछ और वर्ड, रिलेटेड वर्ड है? वन कुड बी एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जांपल कि एक्सपेंडिचर किसके ऊपर? पब्लिक के ऊपर। एक्सपेंडिचर अयाशी करने के लिए भी हो सकता है और एक्सपेंडिचर फॉर एग्जांपल इसके लिए भी। यू विल बी इम्पोजिंग द टैक्सेस ऑन द अमाउंट, आप उसके हिसाब से इनकम करोगे, आप पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पे करेंगे। लेकिन आप कोई टैक्स ही नहीं है, आप अपने एक्सपेंडिचर भी बढ़ाते जा रहे हो, टैक्स भी बढ़ाते जा रहे हो, एक्सपेंडिचर भी बढ़ाते जा रहे हो, टैक्स भी बढ़ाते जा रहे हो। तो यहां पे दिस हैपेंड इन फ्रांस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो वहां पे इट वाज नॉट कि हमारी कितनी इनकम है उतना ही खर्चा करना है, दैट वाज नॉट दैट केस। कहते कोई बात नहीं, जितना हमारा एक्सपेंडिचर उतना और ज्यादा टैक्स लगा लेंगे, उतना और ज्यादा टैक्स लगा लेंगे। दैट वाज व्हाट वाज गोइंग ऑन। योर एक्सपेंडिचर वाज नॉट अकॉर्डिंग टू योर इनकम। और इनकम बढ़ाने के लिए दो इन्होंने हथियार रखे थे। पहला, कोई बात नहीं और टैक्स लगा लेंगे, और दूसरा, अगर टैक्स से भी नहीं काम हुआ तो लोगों से पैसा हम बोरो कर लेंगे। बोरो किससे करेंगे? मिडिल क्लास दैट इज ऑलवेज वेरी रिच, इससे कंपेरेटिवली बोरो करें। अब दो तीन चीज साइमल्टेनियसली चल रही हैं। There is a centralization of the power that has been taken place, and the centralization of the power demanded a king of an exceptional ability. But Louis XIII was very capable king. Louis XIV comparatively थोड़ा बहुत कैपेबल था। 15 फॉर एग्जाम्पल वीक एंड फ्रेवलेस किंग निकला, जिसको मीन कमजोर है और अपने डिसीजन खुद ना ले सकना। और लुइस 16 फॉर एग्जाम्पल और प्रॉब्लम है। एंड नॉट ओनली आप अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या, अपने डोमिनेंस भी मेंटेन करके रखना कि मैं बहुत ही बड़ा, मेरा दादा परदादा बहुत जबरदस्त था। खर्चा वैसे ही रखना है और हमने अच्छे आइडियाज भी हमारे पास हैं। तो वहां पे क्या किया, चलो यार ऐसा करते हैं, लेट, अब खुद के खर्चे पूरे नहीं आ रहे, लेट अस पार्टिसिपेट इन अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बताया था ना कि आपको, दे पार्टिसिपेट इन द अमेरिकन वॉर ऑफ, क्या फ्री में पार्टिसिपेट हो जाएगा? नहीं, यू नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द वेल्थ दैट हैज बीन देयर। अब पैसा नहीं है तो फिर फॉर एग्जांपल आपने मिडिल क्लास से पैसा कंपेरेटिवली खरीदने की कोशिश करी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जब राजा वीक है, इतना तो क्लियर हो गया, द किंग इज कंपेरेटिवली वीक, ही इज अनएबल टू टेक हिज ओन डिसीजन, तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होगी? करप्ट। The administration will automatically be corrupt at that particular point of time. तो पहले बात है, it demanded a king of an exceptional ability, but Louis XVI was weak and frivolous king, and जब ये हुआ तो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली विल बी करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन। राजा भी ऐसा है जो लोगों के भले का काम नहीं कर सकता, और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन हैज ऑल्सो बिकमिंग वीक एंड करप्ट, एंड देयरफॉर अरिस्टोक्रेसी मीन्स अपर क्लास ऑफ पीपल, रिच क्लास ऑफ पीपल, दे स्टार्टेड मिसयूजिंग देयर अथॉरिटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पूरी की पूरी अपने बेनिफिट्स के लिए। जिसका मतलब क्या हुआ, किसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट ठेका देना है, इस बंदे को दे दो, मेरे भाई भतीजाबाद को दे दो, ऑल दोज थिंग्स फॉर एग्जांपल दे स्टार्ट कमिंग अप, क्योंकि जब राजा वीक है एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली वो करप्ट ही होगी। जब करप्ट होगी, नॉट ओनली फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट हमारे बंदे को दे दो, बट ऑल्सो ऑल अपॉइंटमेंट्स भी भाई भतीजाबाद शुरू हो गया। ये मेरा रिश्तेदार लगता है, इसकी अपॉइंटमेंट कर लो, हाई नोबल्स बना दो, हाई एक रिलीजियस पोस्ट के ऊपर अपॉइंट कर दो। देयरफॉर जब राजा वीक होगा, ऑटोमेटिकली ऑल दिस प्रॉब्लम्स विल आल्सो बी कमिंग अप। ये प्रॉब्लम और ज्यादा इसलिए भी चल रही थी बिकॉज द किंग वाज बेसिकली, और द सोसाइटी वाज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन द फ्यूडल वैल्यूज दैट आर देयर। फ्यूडल वैल्यूज क्या होता है? फ्यूडलिज्म या फ्यूडल वैल्यूज, लैंड होल्डर, और कुछ
फ्यूडल वैल्यूज, फ्यूडल इंस्टीट्यूशन, फ्यूडल प्रैक्टिसेस, इसका मतलब क्या होगा? फ्यूडली आपकी वैल्यू है, फ्यूडली आपके इंस्टीट्यूशन है, और फ्यूडली आपकी प्रैक्टिसेस है। ऑल द थ्री आर बेसिकली इंटरलेटेड विद। आप गांव में रहते हो तो गांव क्या होगा कि एक बंदा फॉर एग्जांपल वहां पे बैठा होगा दरबार लगा के, और आगे वो आते रहेंगे, उसको नमस्कार करते रहेंगे, और उनको बहुत ही बुरी तरीके से वो ट्रीट करेगा। क्यों? बिकॉज आपका इंस्टीट्यूशन ही वैसा बना हुआ है। इंस्टीट्यूशन कैसा? एडमिनिस्ट्रेशन का इंस्टीट्यूशन। दे आर बेसिकली बीइंग मेड सुप्रीम। और उसी तरीके से आपकी प्रैक्टिसेस भी चल रही है, तो प्रैक्टिसेस भी सिर्फ अपने लोगों को ही कंट्रोल करवाएंगे, उनको पूरे का पूरा अथॉरिटी भी रखेंगे। एंड फ्यूडल लॉर्ड्स दैट वर देयर, दे एंजॉयड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रिविलेजेस दैट आर देयर। Privileges could be in the two contexts that could be. Privileges कैसे होंगे? Higher social status, firstly, and secondly, not only this for a higher social status, but आपको क्या बोलेंगे? You will not be in a position to pay tax. आपको टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है। एक तो अमीर हो, प्रिविलेजेस भी है, और आप टैक्स भी नहीं पे कर रहे हो। नुकसान किसको हो रहा है? स्टेट को। Because it is a majority that these property, the people were holding a good amount of property, और आप ही टैक्स नहीं पे कर रहे तो फिर कौन करेगा? अगर एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट है, another thing for example there would be judiciary, तो ये कैसा होगा? वो भी तो करप्ट होगा। क्यों? इन्हीं नोबल से तो निकल के जज बनेंगे। एंड नॉट ओनली दिस, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही बड़ा इंस्ट्रूमेंट वहां भी था जुडिशरी का, जिसको लेटर डी कैचेट। एक चिट्ठी सी होती थी, उसमें ऑलरेडी लिखा होता था इस बंदे ने सो एंड सो क्राइम किया हुआ है, ठीक है, और उसको हम परचेज कर सकते हैं, और जब दिल करे, जिसका दिल करे उसके ऊपर नाम लिख दो, और फिर उसके लिए अरेस्ट वारंट हो जाएगा। इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ एन अरेस्ट वारंट दैट कुड बी परचेज्ड बाय द रिच पीपल। फिल इन द ब्लैंक, उसके बाद जिसका नाम लिखना कंप्लीटली वहां पे लिख दो, और क्या होगा उसके लिए फॉर लेटर, उसको लेटर डी कैचेट बोलते थे, जिसका मतलब है सॉर्ट ऑफ एन अरेस्ट वारंट दैट कुड बी परचेज्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। आपकी मैंने फॉर एग्जाम्पल 15-20 अरेस्ट वारंट लिख के रख लिए, लेके परचेज करके रख लिए, किसी ने मेरे खिलाफ उल्टा सीधा बोला, चलो उसका नाम लेके चलो इसको उठाओ, खत्म करो। क्या रूल ऑफ लॉ होगा? When this thing was there, therefore the rule of law will basically be neglected at that particular point of time। तो पूरी की पूरी प्रॉब्लम है। Not only rule of law was neglected, but अलग अलग जगह पे अलग अलग लॉ अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट भी करे जा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फ्रेंच एम्पायर दैट हैज बीन देयर। उसी लॉ को यहाँ पे अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग। एक तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, इंटरप्रिटेशन भी कंप्लीट अलग है। देयरफॉर द प्रॉब्लम वाज देयर। नॉट ओनली दिस एडमिनिस्ट्रेशन वाज प्रॉब्लम, जुडिशरी वाज प्रॉब्लम, बट द टैक्सेशन सिस्टम वाज आल्सो करप्ट। ये कैसे? फॉर एग्जाम्पल दोज हु वर कैपेबल ऑफ पेइंग टैक्सेस, जो भी कैपेबल है उनको पे टैक्स पे ही नहीं करना चाहता, जरूरत ही नहीं है टैक्स पे करने की, बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम अ हायर क्लास, रिच क्लास से आ रहे हो। एंड जिनके पास कंपेरेटली पहले ही कम रिसोर्सेज है, उनको बोले थे आप मैक्सिमम टैक्स फॉर एग्जांपल कंपेरेटली पे करो। देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिकल सिस्टम दैट हैज बीन देयर। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं कि फ्रांस की पॉलिटिक्स कैसी थी, हम इसको मल्टीपल एंगल्स में कंपेरेटली डिवाइड कर लेंगे। पहला क्या है? किंग या मोनार्की आ जाएगी, मोनार्की के साथ एसोसिएटेडली फॉर एग्जांपल इसका एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा, वो भी कंपेरेटली करप्ट हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ फॉर एग्जांपल इसका जुडिशरी आ जाएगा, और फॉर एग्जांपल टैक्सेशन सिस्टम। ऑल ऑफ दिस, जब आपको कोई भी कहे कि किसी का पॉलिटिकल सिस्टम हमें समझने की कोशिश करना है, तो यही चीज तो होती है। तो देयरफॉर इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि यार ये ऐसा ही क्यों था, ये इसमें राजा की बात हो रही है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, इसमें नोबलिटी की बात हो रही है। क्योंकि जब भी आप पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, दीज थिंग्स दे कंपेरेटली बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट। देयरफॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, द पॉलिटिक्स, और फॉर एग्जाम्पल जुडिशरी, द टैक्सेशन, आइदर दे वर नॉट कैपेबल इनफ, और फॉर एग्जाम्पल इट वॉज करप्ट, और यूनिफॉर्मिटी वॉज बेसिकली लैकिंग, जिसके चलते हुए पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया फॉर एग्जाम्पल जो फ्रांस में रेवोल्यूशन लाने के लिए। पहला पॉइंट क्लियर है? पढ़ो जिसको, ऑनलाइन वाले को भी क्लियर है, वो भी करेंगे अर्शदेव।
कुछ चार्जर बोल दो दे देंगे लैपटॉप का। चार्जर, अरे चार्जर चाय नहीं। नहीं आज नहीं है देव, कुछ काम है। उधर आगे से लगा दो, एक तो पकड़ा दो। नहीं ज्योति मॉर्निंग में ही होती है, इवनिंग में नहीं। अडीज़ा जैसे जैसे अपडेट हो रहा है इसलिए आपको वैसे वैसे बेच रहे हैं। एक दो दिन में पूरा मिल जाएगा। Next is social causes, the social life that existed. We talk about the society of France at that particular point of time. It was divided into two different groups. The first is privileged and unprivileged class. P. Privileged and unprivileged class. अब इसमें भी फर्दर डिवीजन फॉर एग्जांपल देखने को मिलता। व्हेन यू टॉक अबाउट प्रिविलेजेस, प्रिविलेज क्लास का मतलब क्या, प्रिविलेज शब्द का मतलब क्या है, सम काइंड ऑफ बेनिफिट्स दैट कुड बी बेसिकली गिवन। यस, बेनिफिट कुड बी इकोनॉमिक बेनिफिट, इट कुड बी पॉलिटिकल बेनिफिट, इट कुड बी एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट, इट कुड बी जुडिशियल बेनिफिट, या कुछ भी हो सकता है। तो इसको आगे दो में डिवाइड किया हुआ प्रिविलेजेस को। इट इज फॉर एग्जांपल द क्लर्जी, जो नोबल्टी, जो नोबल्स, और यहां पे आ जाएंगे फॉर एग्जांपल कॉमनर्स। क्लर्जी शब्द का मतलब क्या है, नॉर्मल शब्द है, रिलीजियस हेड, जो बाबा, जैसे हमारे पंडित होता है, मौलवी होता है, गुरुद्वारे वाला पाठी होता है, ये अपना बाबा को क्लर्जी बोल देते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इट वाज दैट थिंग। The clergy was another important aspect that nobles means जो for example it could be rich land owning class of people, जो कैसे भी for example वो nobility है। commoner शब्द का मतलब आम लोग, आम आदमी कौन, आम आदमी हो लैक रिसोर्सेज, और कुछ आप अपने आप को क्या समझते हो इन तीनों में से, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, various things that are to be needed. Middle class can be of a different category. So जब for example जो खासकर commoners could be of different category. For example, it could be middle class bourgeois.
or for example it could be workers who could be working, or for example it could be peasant that could be. workers का मतलब हो गया artisans हो गया जो अपना थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, और for example it could be the labor class, जो आर्टिसंस एंड वर्कर्स या लेबर क्लास ये शहर में काम करें कि गांव में? इंडस्ट्री तो शहर में होती है यहाँ पे। और बुर्जुआ अमीर लोग हैं, और मिडिल क्लास में भी तो अमीर होती है ना, होते हैं भाई, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मिडिल क्लास में भी अमीर है और मिडिल क्लास में भी कंपेरेटिवली गरीब है। एंड फॉर एग्जाम्पल पीजेंट्स। अब बुर्जुआ क्लास, दो इंपॉर्टेंट टर्म है, वन इज बुर्जुआ, अनदर इज प्रोलिटेरिएट। ये क्या, इनका क्या मतलब है एलीट क्लास? तो फिर इस पे क्यों नहीं आ जाते? हाँ ठीक है आपका मतलब, लेकिन फिर इस फर्क क्या है समझाने के लिए, वो ठीक है आपका है। एलीट इज फाइन, लेकिन फिर इनमें क्या फर्क है, इनमें और बुर्जुआ में है? उनमें से एलीट है। हाँ, दे आर मिडिल क्लास पीपल who are engaged in either administrative works, not the decision making, but उसके थोड़ा सा नीचे वाले। and this middle class runs industries that are there, and एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, they will not be engaged into manual labor। ये अपने हाथ से काम नहीं करने वाले, डिसीजन मेकिंग है, फैक्ट्री है, कुछ और है। मीन्स मिडिल क्लास वाले लोग तो हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल ये मिडिल क्लास में अमीर है। प्रोलेटेरिएट मीन्स जो मैनुअल लेबर काम करके अपना गुजारा कर रहे हैं, तो मल्टीपल, वो कुड बी पीजेंट्स, इट कुड बी लेबरर्स, और कुड बी एनीथिंग। तो यहाँ पे ये वर्ड बुर्जुआ या प्रोलेटेरिएट कई बार आएगा, तो आप समझ लेना बुर्जुआ की जब बात करें मीन्स रिच क्लास ऑफ द पीपल, मिडिल क्लास में से जो अमीर लोग हैं, एंड दे आर नॉट एंगेज्ड इनटू एनी, फॉर एग्जाम्पल एनी ऑफ दी जो फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल लेबर है, लेकिन अमीर लोग हैं। प्रोलेटेरिएट मीन जो डेली अपना काम करके पैसे से गुजारा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जब इनकी बात करी है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू, क्लर्जी एंड नोबल्स। और जब कॉमनर्स की बात करते हैं, यहाँ पे बुर्जुआ क्लास है, वर्किंग क्लास है, और फॉर एग्जाम्पल मिडिल क्लास है। अगर रेवोल्यूशन लेके आना है, इन पांचों में से कौन लेकर आएगा? हैं और कुछ? कितने वर्कर्स और पीजेंट्स हैं जो पढ़े लिखे होते हैं? आज बताओ, वो 1789 तो छोड़ो, बताओ। तो हमेशा वर्ल्ड ओवर जब भी कोई रेवोल्यूशन लेकर आएगा, मिडिल क्लास ही लेके आएगी, हमेशा ऐसे ही हुआ है। क्यों? ये डिसीजन मेकिंग से नीचे हैं। इनको लगता है हम क्यों नीचे हैं यार, वी हैव एवरी नॉलेज, एवरी अंडरस्टैंडिंग, पूरा अगर हम हट जाए पूरे का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सी बात है, आज सब आईएएस ऑफिसर बोले कि हम रिजाइन करते हैं, क्या अंबानी जगह अडानी का काम चल जाएगा? नहीं। क्यों? बिकॉज दिस इज द क्लास जो फाइनल डिसीजन नहीं ले रही है, लेकिन इनके बिना गुजारा भी नहीं हो रहा है। एंड हमेशा इनके एम्स एंड एस्पिरेशंस होते हैं हम थोड़ा सा ऊपर चले जाएं ताकि वो डिसीजन मेकिंग में आ जाएंगे। कभी अमीर बंदे को देखा है तैयारी करते हैं आईएएस की? करेगा ही नहीं, उसको जरूरत ही नहीं है। हमेशा मिडिल क्लास। क्यों? इनकी एस्पिरेशन होती है हम थोड़ा सा ऊपर जाके कुछ ना कुछ फॉर एग्जाम्पल अपना सही करना चाह रहे हैं। देयरफॉर हमेशा ये, और अगर कहीं ना कहीं पे वर्कर्स भी जुड़ जाएंगे अगर वो उनकी आइडियाज के साथ इन्फ्लुएंस हो गए तो, लेकिन इंटरेस्ट किसका फुलफिल किया जाएगा? इट विल बी द अपर मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास दैट वुड बी, जिसको बुर्जुआ क्लास बोला था। इतना क्लियर है सबको? अभी सिर्फ तीनों टर्म्स का हमने, चारों पांचों का टर्म्स का मतलब किया है, इसका मतलब कंपेरेटिवली क्या है। मूविंग अहेड, व्हेन यू टॉक अबाउट दिस क्लर्जी पीपल एंड अदर पीपल हु आर देयर, ये कौन कौन थे? अब इसको तीन स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ था, हमने पहले किया था, स्टेट जनरल था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, पूरे का पूरा। फर्स्ट स्टेट की जब कंपेरेटिवली बात करते हैं, they were basically clergy that were there, and they were comparatively very rich people, and so rich that their population was only 0.5% and had a control over 50% of the resources. population कितनी है? 0.5%, और resources कितने हैं? 15%, but they were exempted from paying any tax. टैक्स पे करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इतनी पावरफुल थे दैट इट फॉर्म्ड अ स्टेट विद इन अ स्टेट। इसका मतलब क्या होता है स्टेट विद इन अ स्टेट का? कि चाहे राजा कुछ भी बोल रहा है लेकिन चलेगी फॉर एग्जांपल हमारी,
जैसे कुछ लोग कहते हैं आरएसएस फॉर्म्स अ स्टेट विद इन अ स्टेट, इधर मोदी साहब कुछ भी बोलते रहे लेकिन होगी तो फॉर एग्जाम्पल के मुताबिक, उसी तरीके से इट फॉर्म्स अ स्टेट विद इन अ स्टेट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सेकेंड क्लास, सेकेंड स्टेट basically comprises of the nobles that existed at that particular point of time. All the high post, चाहे वो स्टेट की है, चाहे वो चर्च की है, चाहे आर्म फोर्सेस की है, हर जगह के ऊपर फॉर एग्जाम्पल इनके ही अपने बंदे थे। एंड देयर पॉपुलेशन वॉज अप्रोक्सीमेटली 2% was the population and had a control over approximately 20% of the resources. And again, they do not have to pay any tax. Tax for example ये भी पे नहीं करेंगे, और tax for example, तो आप एक ऐसा लगा लो 2.5% या 2% के आसपास की पॉपुलेशन है, और रिसोर्सेज कितने कंट्रोल कर रहे हो? 35% ऑफ द रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल यू आर बेसिकली कंट्रोलिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और खास करके लुइस 13 के बाद 14, 15 और 16 आए, दैट डिमांडेड सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर तो था लेकिन किंग वाज नॉट स्ट्रांग, जिसके चलते हुए क्या होगा, इनके जो नेगेटिव एस्पेक्ट होंगे कंपेरेटिवली वो बाहर आने लग जाएंगे, क्योंकि यही लोग तो हैं जो आपके चर्च चला रहे हैं, कैथोलिक चर्च चला रहे हैं, और यही लोग तो हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, जुडिशरी में हैं, मिलिट्री में, हर जगह पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। देयरफॉर इसी लोगों को कंपेरेटिवली बाद में प्रॉब्लम है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, दे विल बी हैविंग ओनली द ड्यूटीज एंड नो प्रिविलेजेस। ये हम पहले कर चुके हैं, नहीं, दे ओनली प्रिविलेजेस एंड फॉर एग्जाम्पल नॉट द एनी ड्यूटीज, आपको फ्री है, कुछ नहीं कर रहे। द थर्ड क्लास, थर्ड स्टेट was basically of the for example commoners. Commoners से पहला है bourgeois class. This was a rich class of the population that was there. They will never be engaging into any of the लेबर वर्क, मैनुअल लेबर कुछ नहीं करेंगे। जो भी नोबल्स के नीचे वाली जो पोस्ट होती थी, या डिसीजन मेकिंग से नीचे वाली पोस्ट होती थी, ऑल ऑफ दीज हायर पोस्ट विल बी ऑक्युपाइड बाय देम पीपल, एंड इट विल बी दिस क्लास ऑफ द पॉपुलेशन दैट विल बी हैविंग द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हॉस्टिलिटी। कि क्या बात है, आप सिर्फ इसलिए हाई पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हो फॉर द रीजन दैट कि आप नोबल हो, पर पूरे का पूरा काम तो कंपेरेटिवली हम ही कर रहे हैं। इट वाज दिस क्लास ऑफ पॉपुलेशन दैट ऑलवेज वांटेड टू गो फॉर रेवोल्यूशन। इसलिए फिलोसफर जो हम बाद में करेंगे, फॉर मोंटेस्क्यू हो जाएगा, फॉर एग्जांपल अदर पीपल दैट वुड बी देयर, वोल्टेयर हो जाएगा, रूसो हो जाएगा, इनके आइडियाज की रिसेप्टिवनेस कौन होगा? इट विल बी द बुर्जुआ क्लास ऑफ द पॉपुलेशन, जो कंपेरेटिवली काफी ज्यादा रिसेप्टिव होंगे। एंड वो ही एक ऐसी क्लास ऑफ पॉपुलेशन है जो हमेशा कहेंगे कि फॉर लेट अस रिवोल्ट, पहला। दूसरा, इट वुड बी आर्टिसंस एंड लेबरर्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ इट। दे विल बी दोज पीपल हु आर लिविंग इन द अर्बन एरियाज। शहरों में तो रह रहे हैं लेकिन बहुत बड़े रिसोर्सेज नहीं है, कोई किसी के साथ काम कर रहा है हेल्प असिस्ट करने के लिए, या कोई फॉर एग्जांपल कोई लेबर का काम कर रहा है। लेकिन एक बात जो पॉजिटिव था, दैट दे वर लिविंग इन द अर्बन एरियाज। एज दे वर लिविंग इन द अर्बन एरियाज, कम से कम शहरों और गांव में जो फर्क है कंपेरेटिवली वो तो पता ही होगा। दे वर्कड फॉर वेरी लॉन्गर आवर्स, बट ऑन द अदर हैंड द वेजेस फॉर एग्जांपल दैट दे वर गेटिंग, दे वर कंपेरेटिवली लो। इन्होंने अपने आप को यूनियंस में फॉर एग्जांपल कंपेरेटिवली ऑर्गेनाइज भी किया ताकि हम ज्यादा अपनी सैलरी डिमांड कर सके, बिकॉज दीज पीपल वर लिविंग इन द अर्बन एरियाज। तो वहां पे क्या हुआ, फिलोसफर जो अपने आइडिया पुट फॉरवर्ड कर रहे थे कि ये गलत हो रहा है, दे वर एटलीस्ट दे हैड द नॉलेज ऑफ दोज आइडियाज कि फॉर फिलोसफर्स क्या पुट फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। देयरफॉर ये दोनों क्लास ऑफ पॉपुलेशन है ऐसी है जो कुछ ना कुछ चाहेंगी कि रेवोल्यूशन से फॉर एग्जांपल निकल के आए। थर्ड वाज द पीजन क्लास, that was there. The peasant class basically formed 80% of the population of France. 80% population इनकी है, 2-2.5% इनकी पॉपुलेशन है, और फॉर एग्जांपल इनकी पॉपुलेशन 14-15% जो हो जाएगा। टोटल 97-98% कॉमनर्स हैं, बाकी फॉर एग्जांपल ये लोग हो जाएंगे। 80% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस वाज देयर। It was this class of population जो पूरे के पूरा टैक्सेस पे कर रही थी। मेजॉरिटी ऑफ द टैक्सेस वर पेड बाय दिस पीपल। टैक्सेस है, टिथर्स है, या एडिशनल टैक्सेस भी फॉर एग्जांपल पे कर रहे हैं, या सेमी सर्फ की तरह काम कर रहे हैं, मींस आपको फ्री में लेबर करने की कोशिश कर रहा है, और जो एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है। बेसिकली दोस क्लास ऑफ पॉपुलेशन जो एक बैकवर्ड मेथड ऑफ एग्रीकल्चर में एंगेज हो रहे थे, एंड जिसकी वजह से ये गाँव में रह रहे हैं। अगर गाँव में रह रहे हैं तो क्या शहर के आइडियाज इनको पता होंगे?
नहीं, therefore they had no knowledge of the ideas of reforms or for example the ideas which were basically put forward by the philosophers at that particular point of time. इसलिए इन्होंने कोई भी चेंज डिमांड नहीं किया. द चेंज जो डिमांड कर रहे थे खास करके बुर्जुआ क्लास और कुछ हद तक आर्टिसन एंड लेबर्स, बिकॉज दे अंडरस्टूड, दे न्यू व्हाट आर द डिफरेंट आइडियाज दैट आर बेसिकली बीइंग पुट फॉरवर्ड बाय दिस बुर्जुआ क्लास. तो इसलिए कंपेरेटली ये इंपॉर्टेंट हो जाता कि ये इनका सोशल क्लासिफिकेशन क्या था, किस किस तरीके से फॉर एग्जाम्पल इन्होंने पार्टिसिपेट किया, कौन सा सेक्शन चाहता था रिवोल्ट हो या रेवोल्यूशन हो, कौन सा सेक्शन चाहता था फॉर एग्जाम्पल नहीं हो. क्लियर है जी? इतना पढ़ो, इतने को ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है. हाँ जी, पूरे क्या विक्रम.
Next is the economic conditions that were prevailing at that particular point of time. नेक्स्ट, इकोनॉमिक कंडीशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी स्टेट के लिए? है बहुत, इतना तो कह सकते हैं सर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इतना आसान ही है। इसको और सिंपल रखते हैं, अगर किसी के घर में पैसे ना हो तो क्या वहां पे चैन रहेगा? अगर आपके घर के लिए मॉनेटरी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत कुछ है, दिस फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो अदर थिंग्स विल बी। तो स्टेट के लिए ना हो तो हमें चाहिए, बाहर से कोई अटैक कर सकता है, हमें अपनी आर्मी बड़ी करनी है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाने हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हमें इंडस्ट्री डेवलप करनी है, पैसे नहीं है, रोड्स बनाने हैं, पैसे नहीं है, देयर विल ऑलवेज बी अ प्रॉब्लम। एंड सेम इज द केस इन फ्रांस, द रूलर्स वर एक्स्ट्रावेगेंट रूलर्स दैट वर देयर। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब ज़्यादा खर्चीले, ज़्यादा पैसे के पाए, ज़्यादा कम रह गए तो घर वालों को फ़ोन कर देना, भाई भेज दो, मेरे पास पैसे खत्म होने वाले हैं, ठीक है। दे वर एक्स्ट्रावेगेंट रूलर्स दैट वर देयर। लुइस 14, लुइस 15 दे वर एक्स्ट्रावेगेंट रूलर। एंड प्रॉब्लम कब आती है? दोज हु आर कैपेबल ऑफ पेइंग टैक्सेस दे वर नॉट टैक्स्ड अपॉन। एक तो ये, दूसरा, इट वाज द फार्मिंग ऑफ रेवेन्यू दैट वाज अंडरटेकन। फार्मिंग ऑफ टैक्सेस या फार्मिंग ऑफ रेवेन्यू क्या होता है? ये तो कॉमन अंग्रेजी है, मेरे को आती है, आपको भी आनी चाहिए। मेरी इंग्लिश बहुत हाई फाई तो है नहीं है, ठीक है। अगर मैं लेके चलता हूँ कि मेरे को अगर उतना का आता तो उतना को आप कॉमन वर्ड्स आपको भी आने चाहिए। फार्मिंग बेसिकली है नहीं, फार्मिंग बेसिकली मीन्स एक तरह की बोली लगाई जाएगी, इस जमीन से फॉर एग्जांपल कौन कितना टैक्स मेरे को कलेक्ट करके दे सकता है, दैट वाज फॉलोड। नॉट ओनली दिस, द टैक्सेशन सिस्टम दैट वाज देयर वाज वेरी डिफेक्टिव। एग्रीकल्चर में फार्मिंग ऑफ रेवेन्यूज या फार्मिंग ऑफ टैक्सेस करे जा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड ट्रेड एंड कमर्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा टैक्स कंपेरेटिवली लगाया जा सकता है, दैट वाज प्रॉब्लम। एक तो ये आपका ये प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम दैट वाज देयर वाज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैड नॉट टेकन प्लेस इन फ्रांस। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कंपेरेटिवली शुरू हो चुका था, यहाँ पे इट वाज बेसिकली बैकवर्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन दैट वाज देयर, और अभी भी फ्रांस की इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट थी, दैट वाज प्रॉब्लम। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी नहीं हुआ था, और साथ ही साथ में एग्रीकल्चर दैट वाज देयर, दैट वाज आल्सो बैकवर्ड मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। बैकवर्ड मेथड ऑफ एग्रीकल्चर के चलते हुए कभी भी प्रोडक्शन कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, दैट विल ऑलवेज बी प्रॉब्लम। एंड नॉट ओनली दिस, एग्रीकल्चर का सबसे बड़ी जमीन का हिस्सा किसके पास था? या लैंडलॉर्ड्स के पास, नोबल्स के पास, या फॉर एग्जांपल चर्च के पास, क्लर्जी वालों के पास, एंड दे वर नॉट बीइंग टैक्स्ड। और जितना भी थोड़ा बहुत है वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था तो क्या था? इट वाज अ गिल्ड सिस्टम दैट वाज फॉलोड। गिल्ड शब्द का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन किसकी? ऑफ मर्चेंट्स, सिंपल से रखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स। अब यहां पे गिल्ड सिस्टम अच्छा भी हो सकता है, गिल्ड सिस्टम कंपेरेटिवली बुरा भी हो सकता है। और यहां पे क्या था? इट वाज सॉर्ट ऑफ अ मोनोपोली दैट वाज देयर, कि ये सॉर्ट ऑफ चीज की प्रोडक्शन सिर्फ हम ही करेंगे और कोई नहीं कर सकता जब तक इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आ जाता। इसी वजह से प्रॉब्लम क्या थी? हम प्राइसेस भी खुद ही डिसाइड करेंगे। 1 रुपए की चीज है उसको 50 रुपए में ही बेचेंगे, कोई 49 में बेच नहीं सकता, दूसरा कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता, कंपेरेटिवली बेचेगा कैसे? एंड देयरफॉर no one could start a new profession also, that no one could engage in a particular profession without the permission of the guild, and therefore guild ने पूरे का पूरा, organization of merchant ने पूरे का पूरा production के ऊपर पूरा कंट्रोल था, prices के ऊपर पूरा कंट्रोल था। not only this but also क्या प्राइस होगा, कितने पे ये सामान बेचा जाएगा वो भी है। and they did not allow a new member for example to come into this organization ताकि इनकी monopoly completely बनी रहे। not only this, the system of budget, क्योंकि सिस्टम ही नहीं था। मींस आपकी इनकम कितनी है, दैट डिपेंडेंट अपॉन द एक्सपेंडिचर। भाई मेरी इनकम एक्सपेंडिचर थोड़ा सा ज्यादा हो गया, चलो ठीक है टैक्स लगा देते हैं। टैक्स सबसे ज्यादा कौन पे कर रहा था? अभी हमने किया है, पीजेंट्स वर पेइंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द टैक्सेस। तो पीजेंट की भी एक लिमिटेड कैपेसिटी होगी ना टैक्स पे करने की, या बुर्जुआ क्लास की भी एक लिमिटेड कैपेसिटी होगी, इसके ज्यादा हम नहीं दे सकते। चलो ठीक है, अगर टैक्स से भी आपका काम नहीं चलता तो आपको क्या बोरोइंग्स करने लग जाओ। Therefore money was taken, किस कौन लेगा? अब on the one hand, अब इन 3 क्लास है,
1, 2 और 3, तीन के पास ही पैसे हैं, लेबर के पास नहीं, पीजन के पास। अब राजा पैसा किससे मांगेगा? राजा पैसा किससे मांगेगा? मिडिल क्लास से। हमेशा मिडिल क्लास से ही पैसा मांगा जाएगा। इट विल नॉट बी फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द रिच पीपल दैट वुड बी देयर। तो मिडिल क्लास से, बुर्जुआ क्लास से कंपेरेटिवली पैसा मांगा जाएगा। एंड बजट वाज, द सिस्टम वाज नॉट करेक्ट। द योर इनकम बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन आप कितना एक्सपेंडिचर चला रहे हो। और इस समय के ऊपर चलते हुए ही बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर हो चुका था। और जो राजे ने लोन भी लिया होता मिडिल क्लास से, इट वॉज अनएबल टू रीपे द लोन। अब मिडिल क्लास बोलती है हम राज्य को और टैक्सी लोन ही नहीं देंगे। अब कंडीशन देखो, राजे को कोई लोन देने को तैयार नहीं हो रहा, तो राजे की कंडीशन कैसी होगी? प्रॉब्लम। देयरफॉर अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम में चल रहे हैं। यू पार्टिसिपेटेड इन अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, खुद जेब में पैसा नहीं है और बोले कि मैं तो 5 स्टार में खाना खा कर आना है, कैसे काम चलेगा? प्रॉब्लम इज दिस। अब दूसरों को देख के आप अपनी पॉकेट में गड़बड़ कर रहे हो। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट वाज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज वर बेसिकली बीइंग स्पेंट ऑन ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ताकि हम किसको हरा दें? ब्रिटेन को। एंड इस वजह से बाद में ट्रीटी भी कहां पे हुई? पेरिस में पैक्ट करवाया। क्यों? राजा अपनी पोजीशन कंपेरेटिवली हाई करने चाह रहा था। जितना थोड़ा बहुत पैसा बचा हुआ था वो दैट वाज बेसिकली बीइंग स्पेंट ऑन द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और कंपेरेटिवली प्रॉब्लम बढ़ गई। अब ये सब कुछ सिस्टम चल ही रहा था। कहते जब बुरे दिन आते हैं तो फिर चाहे इंसान गधे के ऊपर, चाहे घोड़े के ऊपर, चाहे किसके ऊंट के ऊपर क्यों ना बैठा हो, तो भी कुत्ता काट जाता है। सेम हैपेंड ओवर हियर आल्सो। ये सब चल ही रहा था 1780s में, 17 में वहां पे क्या आगे? ड्रॉट एंड फेमीन, एंड दे केम एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब जितनी भी क्रॉप्स थी पूरी की पूरी, फॉर एग्जांपल क्रॉप्स डिस्ट्रॉय होगी। Large number of people, they were hungry, people were unemployed, and they came out on the streets of Paris. And वहाँ पे for example that provided a real strength to the revolution. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो कब हुई? 1786 में, जब मिडिल क्लास ने बोल दिया कि हम राज्य को और लोन दे ही नहीं सकते। अब ये राज्य के लिए कंपेरेटिवली बहुत बड़ी बात थी जब लोगों ने बोल दिया कि हम आपको टैक्स लोन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? बिकॉज कुछ रीपे तो आने की जरूरत नहीं, आएगा नहीं, और द प्रॉब्लम विल बी देयर। तो जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी, इकोनॉमिक कंडीशन में क्या आएगा? इंडस्ट्री आएगा, वो बैड नहीं है। एग्रीकल्चर आएगा, वो बैकवर्ड है। टैक्सेशन सिस्टम कंपेरेटिवली आपका गड़बड़ चल रहा है। गिल्ड सिस्टम आ जाएगा, बजट है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फेमीन, एंड ऑल दोज थिंग्स दे बेसिकली बिकेम अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द फ्रांस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब पूरे का पूरा सिस्टम वहां का फ्रांस का इकोनॉमिक सिस्टम कंपेरेटिवली हिला हुआ था। अब लोगों को लगा कि नहीं यार, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, एंड द पीपल दे स्टार्टेड कमिंग आउट इन द स्ट्रीट्स। नॉट टू दिस, इसके साथ ही द रिलीजियस लाइफ ऑफ फ्रांस आल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। The religious factor that were prevailing at that particular point of time, that was there. रोम में बेसिकली यहाँ पे इट वाज रोमन कैथोलिक दैट वाज देयर। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो अलग अलग, जैसे शिया सुन्नी है, यहाँ पे कैथोलिक प्रोटेस्टेंट है, देयर वाज देयर। एंड ये क्लर्जी थे, जो बाबा थे, दैट वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हायर क्लर्जी और फॉर एग्जांपल लोअर क्लर्जी। हायर क्लर्जी वही हम कर चुके हैं ऑलरेडी, पहले हम कर चुके हैं। दे वर बेसिकली कमिंग फ्रॉम द नोबिलिटीज। इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है धर्म में, बट ऑन द अदर हैंड दे एंजॉयड ऑल द लग्जरीज दैट आर एसोसिएटेड विद रिलीजन। या कैसे भी है, काम कुछ नहीं करना है, काम कौन करेगा? छोटा वो बाबा ऊपर बैठ जाएगा, उसके चलते हुए दूसरा मंत्र पढ़ता रहेगा, कुछ और पाठ करता रहेगा, कौन करेगा वो ऊपर? लोअर क्लर्जी दैट वुड बी देयर। देयरफॉर इट वाज द लोअर क्लर्जी दैट वर देयर, दे वर कमिंग फ्रॉम द कॉमनर क्लास, एंड यही थे जो सब पाठ पूजा भी करते थे। एंड दिस वाज, इन दोनों में से ऑनेस्ट कौन होगा? हमेशा चांसेस हैं कि लोअर क्लास वाले ऑनेस्ट हों। क्यों? ये धर्म से डरते हैं, ये तो भगवान को डराते हैं ना। हमारा भगवान क्या कर लेगा? हमें आपको डर लगता है ना धर्म से, भी कुछ उल्टा काम किया तो फॉर एग्जांपल बाबा बुरा मान जाएंगे या देवी देवता बुरा मान जाएंगे। अब अंबानी थोड़ा ना बाबा को, अभी बाबा मैं गलत नहीं कर रहा हूं, बुरा मत मानना। भगवान बोलता कोई बात नहीं, कर ले, तेरा चल जाएगा। हमारा ही प्रॉब्लम आती है। क्यों? बिकॉज़ वी हमेशा डरते हैं भगवान से। इसलिए लोअर क्लास वाज ऑलमोस्ट ऑनेस्ट एंड ट्रुथफुल अबाउट द रिलीजियस एक्टिविटीज दैट आर देयर। अब किसी, जैसे
गुरुद्वारा में पार्टी होता है, टॉप पार्टी होता है, वो ऊपर देखते रहते हैं और दूसरे वाले फॉर एग्जाम्पल पाठ करते हैं। सेम सिस्टम यहाँ पे भी तो होता, और हर धर्म में सेम सिस्टम होता है। वहाँ जो हेड बाबा है वो तो पाठ नहीं करेगा ना, वो तो प्रिजाइड ओवर करेगा। देयरफॉर दे एंजॉयड ऑल द प्रिविलेजेस दैट आर देयर। लोअर क्लास पूरे का पूरा काम करती थी एंड दे वर ट्रुथफुल अबाउट द रिलीजन ऑल्सो, ऑनेस्ट अबाउट द रिलीजन ऑल्सो। बट प्रॉब्लम क्या थी, इनकी सैलरी नहीं पे हो रही थी, और इट वॉज कंपेरेटली वेरी लो सैलरी दैट वॉज देयर, जिसके चलते इनके मन में भी गुस्सा था। दे वर थिंकिंग कि हम लोअर से हायर क्लर्जी के ऊपर कंपेरेटली क्यों नहीं जा सकते। तो दीज वर द सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड पोलिटिकल कंडीशन दैट वर प्रिवेलिंग इन फ्रांस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक बैकग्राउंड कंपेरेटली बिल्डअप हो रहा था जहां पे एक रिवोल्ट के चांसेस बन रहे थे। क्लियर है जी? पढ़ो इतना। ऑनलाइन वालों को क्लियर है? नहीं लुइस, नहीं नहीं, वो तो फ्रांस में पार्लियामेंट होती थी। नॉर्मली पार्लियामेंट के पास पावर थी अलग अलग टैक्स लगाने की। लेकिन जब उसको पार्लियामेंट को, ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट ख़त्म कर दिया, उसके बाद बोल क्या दिया था कि अभी आगे करेंगे, एक बार बता देता हूँ कि चलो ठीक है, जो भी पावर है वो पूरी की पूरी राज्य के पास है। इसको सिंपल तरीके से लेके समझते हैं। हमारे पास पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा है, इनके पास पावर्स है कि वो टैक्स लगा सकते हैं। मोदी ने क्या बोल दिया, आज के बाद तुम्हें इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है, जो भी बिल पास करने हैं, जो भी टैक्स लगाने मैं लगा दूंगा। तो ये कौन हो गया, वहां पे राजा हो गया। उसी तरीके से लुइस 13 के टाइम पे इसने बोला कि भाई तुम्हें मिलने की जरूरत ही नहीं है, जो भी टैक्स लगाने हैं, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर है, स्ट्रॉन्ग किंग है, तो जो भी टैक्स लगाने हैं या कुछ भी और इम्प्लीमेंट करना है, पूरे का पूरा मैं ही करता रहूँगा। तो वहाँ पे आपको मिलने की जरूरत नहीं है। तो 3 को 3 स्टेट जनरल थी, बट उनकी मीटिंग ही नहीं हुई थी इतने सालों से।
वो तो कॉमन मास्टर्स से आएंगे ना, उनकी सैलरी ही होगी तो थोड़ा टैक्स पे किया जाएगा। क्लियर है जी, आगे चलें। चलो, नेक्स्ट इज द रोल ऑफ फिलोसफर्स। और अंबानी की शादी कैसी लग रही है? मस्त लग रही है, वेरी गुड। नहीं, जो अच्छा है वो उसको अच्छा ही कहना चाहिए, इसमें कितने पैसे खर्च कर दिए कहते? 1400-1500 करोड़ के आसपास की शादी है। बढ़िया, बढ़िया तो होगी होगी। अभी तो प्री वेडिंग है, शादी तो होगी है। वही बात ना, अगर है तो उसको फिर डिस्प्ले ऑफ द वेल्थ भी होना चाहिए, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल पीपल दैट आर, जैसे मोदी साहब है, वो कितने का कोट डाला था? 10 लाख का कोट पेन डाल दिया था। ऐसे ही लोग दुखी हो गए, 10 लाख का कोट डाल दिया, और रोज डालना चाहिए उसको 10-10 लाख का। क्यों? 10 लाख का कोट एक बार डालेगा, 25 लाख का बेच भी तो देगा उसको दोबारा से। ऐसे ही होता है ना कि मोदी ने एक बार डाल दिया, उसमें मोदी मोदी लिखा हुआ है, भक्त तो बहुत बैठे हैं, ठीक है, तो 25-25 लाख के ऐसे कितने का बिका था वो मोदी का कोट? काफी 20-25 लाख का बिका था जो कोट था, जो मोदी ने एक बार डाला था। when people started commenting on another thing, this is he is the prime minister of the country, वो नहीं डालेगा तो फॉर एग्जांपल और कौन डालेगा? हम थोड़ा डालने वाले अभी, ठीक है, और आईएएस बन के तो कभी नहीं डाल पाओगे, उसी दिन रेट बढ़ जाएगी, आ जा तेरे को डलवाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वहां पे इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे इट इज अ डिस्प्ले ऑफ द वेल्थ दैट इज बीइंग टेकिंग प्लेस। एक मेम भी आ रहे थे, कहते बाबर आजम नहीं है, पढ़ा आपने वो, जो पाकिस्तान का है, कहता उसको 8 करोड़ रुपए दिया था भी तुम आ जाओ, तो उसने मना कर दिया। कहते क्यों मना कर दिया? कहता 8 करोड़ रुपए होता ही नहीं है। ऐसे थोड़ा होता है। दैट इज बेसिकली कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का ही मजाक उड़ा रहे थे कि ऐसे पैसे कौन दे सकता है, इतने ज्यादा पैसे। चलो, कमिंग बैक, रोल ऑफ द फिलोसफर्स दैट आर देयर। intellectuals around the world has always been influencing the common masses, और खास करके अगर किसी के मन में होना यार ये गलत हो रहा है, और कोई आपको बोल दे कि हाँ ये गलत हो रहा है, तो आपको कंपेरेटिवली वो ज्यादा बुरा लगने लग जाता है। ये आपके नॉर्मल लाइफ है, कॉमन की बात ही है, आप किसी के साथ बन रही है नहीं बन रही है, ऑल दोज थिंग्स दैट आर देयर। जैसे मैं जब स्कूल में थे, जब स्कूल से बाहर थे, स्कूल से आई थिंक 10th-12th की बात होगी, 12th के बाद की, तो एक मेरा दोस्त था बाय द नेम गोल्डी, कई बार उसकी मैंने क्लास में स्टोरी बताई है। ही लाइक्ड अ गर्ल बाय द नेम XYZ, वो नाम नहीं बताएंगे, ठीक है। तो हम उस समय तो स्कूटरी होते थे, तो वो आगे चला रहा था, मैं उसके पीछे बैठा था, एंड वो लड़की काफी पीछे आ रही थी, 100-150 मीटर पीछे होगी, एंड बोथ ऑफ देम दे वर कंपेरेटिवली वेरी शाई। गोल्डी बहुत ही ज्यादा शाई था। वो मेरे को बोलता था पीछे लड़की है, तो देख रही है। मैंने बोला पीछे है वो, तुम्हें कैसे पता लगा वो देख रही है? कहता शीशे में मैंने देखा। मैंने बोला ये क्या है यार। एक होता है किसी को अच्छा लगना, बाकी गलती से देख लेना, वो फीलिंग्स कंपेरेटली आ जाती है। सेम इज द केस ओवर हियर आल्सो। आपको किसी ने कह दिया, बस दोस्त भी तो पंप डालते हैं ना, वो देख रहा है, वो देख रही है, और आप खुश हो जाते हो। यही सेम केस है। इट इज बेसिकली एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम रोल ऑफ द फिलोसफर्स दे केम। कुछ लोग अच्छे भी तो हो सकते हैं, दे गेव वेरियस गुड आइडियाज। प्रॉब्लम है, फ्रांस में हमने सोशल लाइफ करी है, इकोनॉमिक लाइफ करी है, पॉलिटिकल लाइफ करी है, रिलीजियस लाइफ करी है। एक बात तो श्योर है कि प्रॉब्लम्स तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन आपको कहने वाला नहीं था कि प्रॉब्लम है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस रोल ऑफ कंटिन्यूसली पॉइंटिंग आउट नॉट ओनली एट द प्रॉब्लम्स बट ऑल्सो प्रोवाइडिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव ऑल्सो। किसका ऑल्टरनेटिव भी क्या है? दैट रोल वॉज बेसिकली प्लेड बाय द फ्रेंच फिलोसफर्स दैट आर देयर। Therefore, फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए कहा जाता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल मूवमेंट प्लस फॉर एग्जांपल मटेरियल माइजरी। इसका मतलब क्या होता है? गरीबी उस समय के ऊपर प्रवेल कर रही थी, या तो गरीबी हो सकती है या कुछ भी कंपेरेटली। मटेरियल मींस इकोनॉमिक रिसोर्सेज, द इकोनॉमिक बर्डन दैट हैज बेसिकली बीन पुट ऑन फ्रांस एंड कंपेरेटली इफेक्टेड। उसी समय के ऊपर इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स फॉर एग्जांपल दे वर देयर, फॉर एग्जांपल मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर, और फॉर एग्जांपल रूसो। They played a very, very important role in
pointing out, for example, what are there, and they exposed the limitations of old traditions, old customs that were prevailing. और जब expose कर रहे थे ना, they always applied a scientific outlook. हम इसको गलत बोल रहे हैं, गलत बोलने का कारण है ये ऑलवेज द साइंटिफिक आउटलुक. जब आप लॉजिक की बात करते हो, साइंटिफिक रीजन की बात करते हो, तो वहां पे कंपेयर लोगों को अपील भी हो जाती है. एंड मैन बिकेम द फोकस ऑफ देयर थिंकिंग कि आप क्या बोल रहे हो, स्टेट स्टेट बोल रहे हो, कहता नहीं, स्टेट से ज्यादा मैन जरूरी है. कि राजे का फर्ज क्या है कि अपनी प्रजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले रहा है. आर द पीपल हैप्पी और नॉट हैप्पी. और अगर राजा अपने लोगों को खुश नहीं रख सकता तो हमें राजे को हटा के किसी और को कंपेटली राजा बना देना चाहिए. इसलिए जब राजे को हटा के किसी और को राजा बना देना चाहिए तो क्या है, मोनार्की के खिलाफ है या उसके पावर्स के खिलाफ है? उसकी पावर्स के खिलाफ है. किसी और को राजा मींस दे आर नॉट अगेंस्ट द किंग. व्हाट दे आर बेसिकली लुकिंग फॉर. अगर उसकी पावर्स मिसयूज हो रही है, कहते मिसयूज क्यों हो रही है? बिकॉज इट इज एब्सोल्यूट मोनार्की, इसमें मिसयूज हो रही है. कहते फिर क्या करें, एब्सोल्यूट से क्या कर दो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इंट्रोड्यूस कर दो. इसका मतलब क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की? There will always be restriction that will be imposed on monarchy. And monarchy जैसे आजकल इंग्लैंड में है, it cannot take all that decisions. राजे को वैसे ही करना पड़ेगा जैसे elected representatives बोलेंगे. So what I am trying to say is not only that it was intellectual movement and material misery, not only they pointed out what are the problems that are prevailing in France, majority of them they try to give alternative also. कि नहीं यार यहाँ पे absolute monarchy problem create कर रही है, इसकी जगह पे for example हमें कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की की तरफ कंपेटली मूव होना चाहिए. एंड दे सपोर्टेड लेजिस्लेयर, एलिमिनेशन ऑफ द डिस्पैरिटी इन द टैक्सेस. जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे गड़बड़ चल रही थी, एवरीथिंग वाज बेसिकली बीइंग पॉइंटेड आउट बाय देम. और कभी कभी जैसे नुक्कड़ नाटक होते हैं ना, सटायर एंड ह्यूमन भी अपनी पूरी की पूरी बात कह देते हैं, ऑल दोस थिंग्स दैट आर देयर. उसी तरीके से फॉर एग्जांपल चाहे क्रिटिसिज्म था, चाहे कंपैरिजन था, चाहे सटायर से, चाहे ह्यूमर से, दे पॉइंटेड आउट व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द France society, economy, political system and the religious system, and try to provide an alternative also. It was something like that. They were churning the discontent of society. जैसे वो मक्खन बनाया जाता है ऐसे हिला हिला के, ठीक है, उसी तरीके से churning उसको बोलते हैं. Discontent of society भी, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम, ये भी प्रॉब्लम है. And they also try to provide an alternative. जब when they were pointing out, तो वहां पे क्या हुआ, इसका एक alternative प्रोवाइड दिया और बोला कि स्टेट और फॉर एग्जाम्पल चर्च, दोनों का जो कंट्रोल लोगों के दिल और दिमाग पे कंपेटली बना हुआ था, उसको कंट्रोल करने की कोशिश भी करी और कम करने की कोशिश भी करी. एंड देयरफॉर दे रिड्यूस द होल्ड ऑफ द चर्च एंड द स्टेट ऑन द माइंड एंड हार्ट ऑफ द पीपल. लोगों के दिल और दिमाग से चर्च का और स्टेट का कंट्रोल का एब्सोल्यूट कंट्रोल था, उसको कंपेटली हटाया जा सकता है. एंड चर्च के कंट्रोल को भी कंपेटली कम करके और खास करके कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को कंपेटली सेटअप किया जा सकता है. तो व्हाट दिस पीपल सेड, Montesquieu, he basically talked about the political problems that are prevailing and pointed out that the privileges that are there of the French aristocracy, या kingship class है, इसके ऊपर पॉइंट किया. and said that absolute monarchy नहीं होनी चाहिए, उसकी जगह पे क्या होना चाहिए. जिस तरीके से इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है, तो वहां पे क्या पॉलिटिकल साइड को अटैक किया. एब्सोल्यूट मोनार्की की जगह पे क्या होना चाहिए, इट शुड बी द कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की दैट शुड बी प्रिवेलिंग. और वहां पे जैसे एंड कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का मतलब क्या हो गया, देयर विल बी अ सेपरेशन ऑफ द पावर. ऐसा नहीं होना चाहिए कि राजे के पास ही पूरी की पूरी पावर है, देयर विल बी सेपरेशन ऑफ द पावर दैट आर देयर. एंड अगर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है तो क्या डिवाइन राइट होगा? जो हमने पहले किया उसका उल्टा ही हो जाएगा. कॉन्स्टिट्यूशन एब्सोल्यूट को कॉन्स्टिट्यूशन कर दो, डिवाइन राइट हो नहीं सकता. वही चीज फॉर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को कंपेरेटली वो पॉइंट आउट करने की कोशिश करेगी. अनदर पर्सन वाज देयर बाय द नेम वोल्टेयर. ही अटैक्ड द चर्च फॉर एग्जांपल एंड अटैक द पावर्स ऑफ द चर्च दैट आर देयर. धर्म एक बहुत ही बड़ा टूल है लोगों को कंट्रोल करने के लिए. भगवान का शिलाफ लगेगा आपको, सर हमें ही लगेगा, तुम्हें नहीं लगेगा क्या? नहीं, ऐसा ही होता है ना नॉर्मली. दिस इज समथिंग दैट इज वेरी कॉमन, जो सुनने को मिलता है, ये कर लो नहीं तो भगवान का शायद तुम्हें भी तो लगेगा, तुम कौन सा उल्टा कर रहे हो. देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट. और अगर ये कोई बात कोई फॉर एग्जाम्पल कोई कपड़े डाल के, धार्मिक कपड़े डाल के बोले, तो आपके मन में डर बैठ जाता है.
कि कहीं या फॉर एग्जांपल इसका शराब ना लग जाए, ऑल दोस थिंग्स दैट आर देयर। देयरफॉर द चर्च, और कुछ भी हो सकता है इन दैट पर्टिकुलर केस, ट्राइज टू कंट्रोल द पीपल, एंड देयरफॉर द सुपरस्टिशन दैट वर एसोसिएटेड विद द चर्च, जट इनजस्टिस जो चर्च का था, जट टायरनी थी चर्च की, पूरे का पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, उसको भी फॉर एग्जाम्पल इन्होंने अटैक किया। एंड ही सेड दैट सुपरस्टिशन की जगह पे क्या होना चाहिए, द कंसेप्ट ऑफ रीजन। बताओ जी ऐसे क्यों होगा, बताओ जी भगवान हमें क्यों पनिश करेगा, भगवान हमें प्यार करने के लिए कि पनिश करने के लिए, ये बताओ। उस समय के ऊपर वो पादरी चुप हो जाते होंगे कि ये बंदा तो सही बोल रहा है, बिकॉज देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। और कोई भी धार्मिक, अगर वो रहबर बने हैं, किसी भी धर्म में हुए हैं, तो ऐसे थोड़ा कि आम लोगों के खिलाफ ही चले जाएंगे। और हमेशा जो भी बड़े रहबर हुए हैं, लोगों की गलतियों को माफ किया इन्होंने, पनिश थोड़ा ना किया है। ठीक है जी, आप वहां पे हमने गलती कर ली, आप आपसे माफी मांगती, आगे से नहीं करेंगे, लो ठीक है भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, खत्म करो। लेकिन ये बोल रहे थे भगवान आपको पनिश करेगा, देयरफॉर इट वाज अ प्रॉब्लम। इन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है। और जो सुपरस्टिशन कंपेरेटली, जैसे वो कैसे माथे को हाथ लगाते हैं, ऐसे ऐसे करने, वीडियोस देखी होगी ना आपने ऐसे बहुत देखा होगा, हालेलुया बोलते हैं, फिर फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट डांसिंग, हिप्नोटाइज है। अब ये चीज बोल रहे हैं कि तुम करते हो तो मेरे को भी करना आता है। आपने बहुत देखे होंगे ना बंदे, इट इज जस्ट अ टेक्नोलॉजी, 1-2 दिन में, 5 दिन में आप सीख लग सकते हो, ये कि बड़ी बात नहीं है, छोटा सा काम ही है। तो यहाँ पे उसको हाथ लगाओ और तुम भी डांस करने लग जाओगे, फिर पादरी डांस कर रहा होगा एज्यूम करके देखो, दिस इज रीजन। कहता है लॉजिक बताओ यार, ये क्या बात हुई, एंड देयरफॉर इट इज नॉट लाइक दैट। उन्होंने बोला इट इज बेसिकली दैट वी हैव टू टॉक अबाउट इट। लेकिन इसकी कमी क्या थी, ही डिड नॉट प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव। वोल्टेयर का धर्म का ऑल्टरनेटिव देना ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं है। आपको लोगों को धर्म को, एक धर्म बेसिकली मेजॉरिटी लोगों ने एक टूल की तरह यूज किया है आपके दिल और दिमाग को कंट्रोल करने के लिए। और यही चीज फॉर एग्जांपल हो रही थी, ही क्रिटिसाइज्ड एवरीथिंग दैट वाज रिलेटेड टू चर्च बट डिड नॉट प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव दैट वाज देयर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। थर्ड वाज रूसो, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जी बताओ क्या बोलना चाह रहे हो, मुंह में बात आई पड़ी, बता दो, बोल दो बोल दो बोल दो। चलो, रूसो, इसके दिमाग में कुछ खुराफाती बात चल रही है उसका चेहरा बता रहा था, इसलिए बोला बोल दो। अनदर थिंग वाज बेसिकली रूसो दैट एग्जिस्टेड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ही सेड दैट मैन इज द फोकस ऑफ एवरीथिंग। अगर आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो तो इंसान की डेवलपमेंट की कंपेरेटली बात करो, एंड देयरफॉर फोकस्ड अपॉन द आइडियाज ऑफ इंडिविजुअल, द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, एंड फॉर एग्जांपल उस इंडिविजुअल को कितने लिबर्टी कंपेरेटली आप प्रोवाइड कर रहे हो, एंड सेड दैट मैन वाज बोर्न फ्री एंड ही इज एवरीवेयर इन द चेन्स। पुट फॉरवर्ड, चेन का टैक्स लगा रहे हो आप, रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो आप, ये लगा रहे हो आप, इसको कैपेबिलिटी की बेसिस के ऊपर नहीं आने दे रहे हो। देयरफॉर इंडिविजुअल की बात करी और इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रमोट करने की कंपेरेटली इसने बात करी गई, एंड पुट फॉरवर्ड अ व्यू और थ्योरी ऑफ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है, स्कूल में पढ़ा होगा अगर याद है तो। कई बार मेरे को पूछते भाई स्कूल में पढ़ा, याद है? मेरा कुछ नहीं याद, नहीं याद था। एक सिंपल सी बात है, बहुत लोग बोलते हैं ना कि ये मैंने स्कूल में पढ़ा था, ऐसे मेरे को तो पता नहीं। आपको याद है कुछ स्कूल का पढ़ा हुआ? हार्डली एनीवन रिमेंबर्स, पता नहीं क्यों बोल देते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसका मतलब क्या है? हाँ, फॉर एग्जाम्पल हमने अलग अलग लोग हम इकट्ठे बैठ गए, उसमें से एक बंदे को आपने राजा चूज कर लिया कि फॉर एग्जाम्पल भी चलो आपका राजा मैं हो गया। अब अपनी पावर तो छोड़ोगे ना डिसीजन लेने की, मेरे पास पावर भी दोगे पुनिश करने की, लेकिन अगर मैं कुछ गड़बड़ करूंगा तो आपके पास राइट है मेरे को साइड करके किसी और को भी खड़ा करने की। तो यहाँ पे हम बाद में जब इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री में अलग अलग थिंकर्स का एनलाइटनमेंट के आइडियाज आएंगे, रूसो हम दोबारा से अच्छे तरीके से करेंगे, तो वहाँ पे क्या कहा जाता है, मेजॉरिटेरियन की बात हो रही है यहाँ पे, कि इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही। आप बात किसकी कर रहे थे, लेकिन एब्सोल्यूट बाद में क्या आ जाता है, इंडिविजुअल की बात करते करते जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट वो पुट फॉरवर्ड करते तो यहाँ पे आ जाते हैं इंडिविजुअल के छोड़ के ग्रुप के ऊपर। तो मेजॉरिटेरियनिज्म भी फॉर एग्जांपल कई बार राज्य को डोमिनेट कंपेरेटली कर सकता है। हम इसको दोबारा से करेंगे जब वो अलग से टॉपिक आएगा। अब यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लो कि ये कहने की क्या कोशिश कर रहा है कि राजा एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनाया गया है,
और कॉन्ट्रैक्ट समाज ने किया है कि हम अपने कुछ राइट्स छोड़ रहे हैं और तुम्हें कुछ प्रिविलेजेस दे रहे हैं, उसके बदले में यू हैव अ राइट टू इम्पोज टैक्स अपॉन अस। लेकिन अगर तुम गड़बड़ करोगे तो हमारे पास मेजॉरिटेरियन के पास एक हक भी है कि तुम्हें हटा के किसी और बंदे को खड़ा कर सकते हैं। दिस इज एक सिंपल भाषा में आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात समझने की कोशिश करो। व्हेन ऑल दीज पीपल दे वर देयर, इन्होंने ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड किया, इन्होंने ही डिड नॉट प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव, रूसो ने फिर ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर दिया एंड देयरफॉर सेड दैट कि नहीं, फिलोसफर्स दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जिसके चलते हुए फ्रांस में अब रेवोल्यूशन के टाइम कंपेरेटिवली बात सकता। तो पहले बात आपको फिलोसफर्स का आइडियाज क्या फॉरवर्ड करें, ये क्या काम कर रहे थे, ऑल दोज थिंग्स फॉर एग्जाम्पल यू शुड बी क्लियर है। इतना पढ़ो जिसको, ऑनलाइन वालों को क्लियर है। तो जियो वाले अपने ही सब कस्टमर्स को 259 का रिचार्ज भी फ्री दे रहे हैं कि अपने बेटे की शादी के चक्कर में आप ले सकते हो रिचार्ज, शायद है सभी को कहते खुशी प्रोवाइड कर रहे हैं। पढ़ो जी इसको, अरे जो फैसिलिटी मिल रही है फ्री में क्या माड़ा है, ले लो। हैं रिचार्ज बाकी है अरे बाद में करना, अभी भी इतना ऐसे थोड़ा कि अभी Next is why revolution took place in France. तो सब कुछ तो सेम था, ऐसा नहीं था कि जो पॉलिटिकल कंडीशंस थे या सोशल कंडीशंस थे, इकोनॉमिक कंडीशन थे या रिलीजियस कंडीशन थे, वो फ्रांस के और दूसरे कंट्रीज़ के अलग अलग थे। कहते ऐसा नहीं है, वो हर जगह पे कंपेरेटली सेम ही थे। तो फिर फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि फ्रांस में ही रेवोल्यूशन क्यों हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज नॉट टेकन प्लेस इन मेजॉरिटी पार्ट ऑफ यूरोप।
हर जगह पे एब्सोल्यूट मोनार्की ही कंपेरेटली प्रिवेल कर रही थी या कुछ और प्रॉब्लम्स थी, लेकिन फिर भी सबके चलते हुए रिवोल्ट सिर्फ फ्रांस में हुआ बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजन, फॉर एग्जाम्पल दैट वर देयर। व्हाट आर द रीजन? तो रीजन भी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक उस तरीके से होगा, हम मेजॉरिटी कर चुके हैं, बैकग्राउंड है। मोनार्की दैट वाज प्रिवेलिंग इन होल ऑफ यूरोप, मोनार्की तो पूरे के पूरे यूरोप में कंपेरेटली प्रिवेल कर रही थी, बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जिस लेवल पे थी दैट डिमांडेड अ कंपेरेटली स्ट्रॉन्ग किंग, बट ऑन द अदर हैंड द किंग वाज कंपेरेटली वीक। राजे हर जगह पे थे लेकिन स्ट्रॉन्ग पावर की डिमांड और उसके वाइस वर्सा जो राजा उस समय पे प्रिवेल कर रहा था दैट वाज कंपेरेटली वेरी वीक। इतना ज्यादा डिफरेंस दोनों में कंपेरेटली और यूरोप में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। फ्यूडलिज्म ऑल्सो प्रिवेल्ड एट इन होल ऑफ यूरोप, बट ऑन द अदर हैंड यहां पे एक अलग ही प्रॉब्लम थी। यहां पे सिर्फ प्रिविलेजेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही नहीं है, पावर है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट ऑन द अदर हैंड बिकॉज दूसरी कंट्रीज में सेंट्रलाइजेशन इतना नहीं हुआ था, या गन पाउडर का उतना जबरदस्त यूज नहीं होता था, जिसके चलते जब राजाओं ने सेंट्रलाइजेशन नहीं इंप्लीमेंट किया डिस्पाइट द फैक्ट दैट गन पाउडर का पता भी था, तो वहां पे फ्यूडल जो लॉर्ड्स थे उनके पास पावर्स भी थी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रिविलेजेस ही हैं, जिसके चलते हुए लोगों को दुख हो रहा था, यार ये क्या बात है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं, वैसे प्रिविलेज ले रहे हैं। ऑन द अदर हैंड गन पाउडर दैट वाज देयर वर्किंग and that demanded centralization of the power, centralized system comparatively strong होना चाहिए। On the other hand, when participation in the American War of Independence, फाइनेंसेस पहले ही गड़बड़ है और आपने ऊपर से अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पार्टिसिपेट कर लिया, और तो किसी का नाम नहीं किया था ना हमने, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इनको करना पड़ा फॉर वेरियस रीजंस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और जो सोल्जर फॉर एग्जांपल वहां पे आएंगे तो वो क्या करेंगे, जो पार्टिसिपेट करके वापस आ रहे हैं सोल्जर क्या करेंगे, एक तो जिस राइट्स के लिए हम लड़के आ रहे हैं कम से कम अपने देश में तो इंप्लीमेंट होना चाहिए, तो वहां पे हम लड़के आ रहे हैं लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, रूल ऑफ लॉ, बड़े बड़े आइडियाज के लिए बात कर रहे हैं। जब हम अपने देश में आते हैं तो क्या यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, क्या यहाँ पे लिबर्टी है, क्या इक्वलिटी है? तो यहाँ पे दोनों चीज, ऑन दी वन हैंड देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस दैट वाज कमिंग अप, ऑन दी अदर हैंड जिसके लिए आप लड़ने जा रहे हो, अपनी जान अपनी शहादत देने जा रहे हो, और वही सिस्टम आपके देश में खुद इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, देयरफॉर देयर वाज अ प्रॉब्लम दैट वर प्रिवेलिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ऑन द अदर वन हैंड इट वाज अवेयरनेस दैट दीज पीपल हैड, ऑन द अदर हैंड देयर सैलरीज फॉर एग्जाम्पल वॉज नॉट पेड फॉर मंथ्स, तो इनको लिए भी कंपेरेटिव प्रॉब्लम होती। ऑन द वन हैंड द सोशल डिफरेंसेस दैट आर देयर दैट वाज कंपेरेटिवली वेरी हाई इन फ्रांस, जिसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली 2 to 2.5% ऑफ द पॉपुलेशन कंट्रोल्ड अप्रोक्सीमेटली 35% ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। इतना ज्यादा जो एक्सट्रीम गैप था बिटवीन पॉवर्टी एंड इमेंस वेल्थ, ये कहीं पे और ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे जो फार्मर्स भी थे दे आल्सो स्टार्टेड थिंकिंग कि जब हम इन फ्यूडल लॉर्ड्स को टैक्सेस क्यों पे करें, जब इनका फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही नहीं है। ये सब की सब प्रॉब्लम चल रही थी, इन सब प्रॉब्लम्स को हवा देने के लिए एक और आए, फॉर एग्जांपल किसका, द रोल दैट वाज प्लेड बाय फिलोसफर्स। अब फिलोसफर फॉर एग्जांपल दूसरी कंट्रीज में इतना जबरदस्त तरीके से नहीं था, एंड देयरफॉर फॉर एग्जांपल इट वाज देयर। अब फिलोसफर्स ने एक नेशन वाइड ओपिनियन बनाना शुरू कर दिया, एक नेशन वाइड पॉलिसी की डिमांड करने लगे, और एक नेशन वाइड मूवमेंट को फॉर एग्जांपल सेटअप करने की कोशिश करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, अब जो भी बात कर रहे हैं दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर स्टेट, और दे आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द पूरे के पूरे देश को चेंज करने की बात हो रही है। And therefore the role of these French philosophers they comparatively become very important. अगर ये philosophers ना होते तो, अगर philosophers ना होते तो और कुछ, इन सबको हवा देने का काम तो इन्होंने किया ना। अगर ये ना होते ऐसे ही रह जाता, और कुछ। द प्रॉब्लम्स ऑलवेज एग्जिस्टेड, हाँ ये नहीं उसको हाईलाइट करते कोई और बंदा कर देता। देयरफॉर द रोल ऑफ दीज फिलोसफर्स इज लाइक अ कैटलिस्ट, चिंगारी का काम किया। हाँ अगर ये ना होते कि ऐसा नहीं था कि रिवोल्ट ही नहीं होना था,
रिवोल्ट होना था, हो सकता है 50 साल के बाद होता, हो सकता है 100 साल के बाद होता, 10 साल के बाद हो जाता, बट दे ब्रॉट द डेज ऑफ द रेवोल्यूशन और रिवोल्ट कंपेरेटली नियर। इनकी बातों की वजह से रिवोल्ट कंपेरेटली पास आ गया। वाई? बिकॉज द रोल दैट वाज प्लेड वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दे एक्सपोज द इविल्स दैट वर प्रिवेलिंग, चाहे समाज में है, चाहे धर्म में है, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम में है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में है, चाहे इकोनॉमिक सिस्टम में है। द इवल्स वर बेसिकली एक्सपोज्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जिसके चलते हुए क्या हुआ, आपके लोगों में अवेकनिंग आ गई। दर्द तो लोगों के दिल में पहले ही था, बस वो हाईलाइट कर दिया कि हाँ भाई ठीक है तेरे को दर्द हो रहा है। और फिर क्योंकि मेजॉरिटी पेन दिमाग के तौर पे होता है ना, कि मेंटल विक्ट्री होगी तो ठीक है, देयरफॉर अगर आपके दिमाग को टारगेट की कि नहीं है, दिस इज समथिंग दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग दैट इज हैपनिंग विद यू। एंड इन्होंने पॉइंट किया द लिमिटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम दैट आर देयर। इनका रोल बेसिकली कैटलिस्ट था, अपने थ्रू देयर राइटिंग, थ्रू देयर स्पीचेस। और फॉर एग्जाम्पल इनको प्रॉब्लम हुई, लोगों को सुना, अगर ये अपनी लोगों को प्रॉब्लम्स ही ना होती, और फॉर एग्जांपल राजा पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है, बोलते नहीं अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की लेकर आएंगे, कोई इसकी बात सुनता नहीं सुनता। देयरफॉर हैड दीज प्रॉब्लम्स नॉट एग्जिस्टेड in France at that particular point of time, these writings, these speeches, these other things of these philosophers would have fallen on the deaf ear, इनको कोई फर्क नहीं पड़ना था। Their role was basically a role of a catalyst, एक चिंगारी का काम किया, एक जोड़ने का, दो लोगों को जोड़ने का काम किया। यहाँ पे क्या था, हाँ, their role becomes very important, but ऐसा भी नहीं है कि अगर फ्रांस के फिलोसफर्स ना होते तो रिवोल्ट होना ही था। रिवोल्ट होना था, but it would have been delayed for some number of years। क्लियर है जितना? पढ़ो इसको। नहीं, अमित को बुला लो, बंद कर। Write down a question. Critically examine the role of French philosophers in the revolt of in French Revolution कर लो। लिखो जिसको अभी। हाँ जी, वहीं पे भेजो अर्षित।
हाँ जी बताओ क्या लिखा है, शुरू करो। हाँ कोई बात नहीं, जितना लिखा उतना बोलो। वोल्टेयर, हाँ हाँ वोल्टेयर, कोई बात नहीं। और कुछ बोलो। हाँ जी बोलो, और किसने बोलो क्या लिखा है, कोई बात नहीं जितना लिखा है बोलो। ठीक है, हाँ जी और आगे बोलो। ठीक, और कुछ? विकास थोड़ा लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी। मैं ठीक है, अर्शदेव ठीक है। हाँ जी, और पीछे से कोई बोलो जी। चलो ठीक है, अब सुनो थोड़ा सा। देखो, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ फ्रेंच फिलोसफर्स इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? सिर्फ क्वेश्चन का मतलब एग्जामिन करना है किसका रोल, किस में। तो हमने किस किस के बारे में लिखना है, एक और दूसरा, दोनों चीज के बारे में लिखना है। इट इज नॉट ओनली कि देयर वाज अ प्रॉब्लम दैट प्रिवेल्ड इन फ्रांस जिसके चलते हुए इन्होंने फिलॉसफी दे दी, नहीं। यू हैव टू बेसिकली बिल्ड अप एन ओपिनियन दैट द प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस दैट वर देयर, they played a very important role. Circumstances कौन से? Political, economic, religious, या for example कुछ और social circumstances. They had created the, for example, conditions which are conducive for revolution, and those conditions were basically highlighted upon by. अगर आप सिर्फ फिलोसफर्स के बारे में लिखोगे ना तो वहां पे प्रॉब्लम पता क्या होने वाली है, ऐसे लगेगा कि सिर्फ फिलोसफर्स का ही क्वेश्चन पूछा गया है कि रोल ऑफ फिलोसफर्स, ऐसे क्रिटिकली एग्जामिन है ही नहीं है। और ऐसा लगेगा आपके आंसर से कि अगर फिलोसफर्स ना होते रिवोल्ट ही नहीं होना था। देयरफॉर दिस कंडीशन दैट आर देयर आर इक्वली इंपॉर्टेंट। इसलिए आपको बताया भी गया था ये कंडीशंस ही ऐसे थे, अगर फ्रेंच फिलोसफर्स नहीं भी होते तो भी रिवोल्ट हो जाता, बट डिले हो जाता, बात अलग थी, लेकिन रिवोल्ट वुड डेफिनेटली हैव टेकन प्लेस। देयरफॉर द फिलोसफर्स दैट द रोल दैट वाज प्लेड बाय देम
एंड द सर्कमस्टांसेस दैट वर प्रिवेलिंग, आपको दोनों चीजों को हाईलाइट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ इतना? देयरफॉर आपको सर्कमस्टांसेस के ऊपर भी इक्वली फोकस करना है, इसलिए मैंने किया था अगर फिलोसफर नहीं भी होते तो भी रिवोल्ट हो ही जाना था। एंड आपको पॉइंट क्या करना पड़ेगा, देयर रोल वाज बेसिकली ऑफ अ कैटलिस्ट, इट वॉज अ कैटलिस्ट रोल दैट वॉज देयर। अगर इनका ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दोगे तो आप सर्कमस्टांसेस को, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस को आप साइडलाइन कर दोगे। तो वहां पे आप करोगे, पहला यू हैव टू हाईलाइट, ब्रिंग आउट द सर्कमस्टांसेस दैट वर प्रिवेलिंग, बिकॉज इट वॉज अ प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस दैट हैज ब्रॉट और प्रिपेयर्ड द ग्राउंड फॉर द रेवोल्यूशन। उसी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया, नॉट ओनली हाईलाइट किया बट ऑल्सो प्रोवाइडेड एन ऑल्टरनेटिव टू देम। इसका जगह पे, एब्सोल्यूट की जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की होनी चाहिए। देयर हैज टू बी रूल ऑफ लॉ दैट हैज टू बी प्रिवेल। रीजन एंड मैन, बोथ ऑफ देम दे वर फोकस्ड ऑन, कि हर बात हम रीजन के ऊपर करेंगे, एंड मैन बिकेम द फोकस ऑफ देयर थिंकिंग, एंड देयरफॉर दे ब्रॉट द डेज ऑफ रेवोल्यूशन नियरर। हैड दीज फॉर एग्जांपल सर्कमस्टांस, अगर सर्कमस्टांसेस ही ना होते तो रिवोल्ट होना ही नहीं था। देयरफॉर बोथ द थिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, और इनके रोल को आपका रोल ऑफ अ कैटलिस्ट कंपेरेटली वहां पे शो करना है। क्लियर हुआ सबको? ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है? आज इसको यहीं पे रोकते हैं, बिकॉज कल का फिर पूरे का पूरा कनेक्टिविटी से टॉपिक चलेगा, तो फिर कल वहां से करते हैं। थैंक यू वेरी मच।